हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश पांड्या आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेश संस्कृत मीडिया में। आज बहुत दिनों बाद मैंने दोबारा से पढ़ाना शुरू किया है। कुछ काम की वजह से मैं रुक गया था, लेकिन अब इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और आज के वीडियो में मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां पर मैंने छोड़ा था। तो जैसे कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सांख्य कारिका के कुछ चीजों को हमने जाना था, सत्व रजस और तमस के बारे में जाना था, पुरुष और प्रकृति के बारे में जाना था। ये इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम जान चुके हैं। तो सांख्य कारिका का जो ये वाला पार्ट होने वाला है, उस पार्ट में मैं आपको सत्व और रजस और तमस के बारे में कुछ चीजें और बताऊंगा। साथ में जो मूल प्रकृति होती है उनके बारे में भी आज हम जानने को सीखेंगे। एक बात और, यहां से मैं सांख्य कारिका का धीरे धीरे जो कारिकाएं हैं उन कारिकाओं को भी धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करूंगा, तो उसको ध्यान में देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है सांख्य कारिका। ओके, तो आज हम सांख्य कारिका को देख रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या है आज के वीडियो में। में जो पुरुष और प्रकृति के बारे में बात होती है, तो उसमें ये चीज आया कि गुण के बारे में बात आती है। ठीक है, तो जब गुण के बारे में बात आती है तो उन गुणों में यहां पर तीन प्रकार के गुण माने गए। कौन कौन से? एक है सत्व, एक है रजस और एक है तमस। ठीक है, तीन गुण हैं, सत्व, रज और तमस। किसी भी मनुष्य के अंदर या किसी के भी अंदर ये तीन गुण पाए जाते हैं। तो सांख्य कारिका में इसी की बात करते हैं और इसको हम लेके चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी हम ये शुरू कर रहे हैं ना, ये श्लोक संख्या मतलब कारिका 12वीं कारिका और 13वीं कारिका मैंने यहाँ पे उसको इंक्लूड किया है, पढ़ाना शुरू किया है। तो यहाँ पर इसका 12वीं कारिका जो है उसका जो कारिका आता है वो है प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्त्यश्च गुणाः। ठीक है, ये 12वीं कारिका है। तो अब ये कारिका क्या कहती है इसके बारे में वो हम देखते हैं। तो जो गुण है वो है सत्व, रजस और तमस। अब ये जो सत्व, रज और तम ये जो गुण है, ये गुण क्या करते हैं, इनका लक्षण क्या है, इनका स्वरूप क्या है, वो इस कारिका में बताया। तो इस कारिका में कहता है कि प्रीति अप्रीति, जब हम इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो बनेगा प्रीत्य प्रीति को प्रीति अप्रीति विशद आत्मकाः। ठीक है, प्रीति अप्रीति विशद आत्मकाः। अब देखिए प्रीति मतलब क्या, तो प्रीति मतलब हो गया सुख। पहले श्लोक का मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। प्रीति मतलब सुख, अप्रीति, अप्रीति मतलब जो सुख ना दे, दुख। विषदात्मकाः, विषदात्मकाः मतलब विषद, विषाद, मोह। ठीक है, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। ठीक, और क्या क्या बोला? पहले बोला प्रकाश। ठीक है, यहां मैंने लिखा प्रकाशन, प्रवृत्ति यानी प्रवर्तन, नियमार्थाः, नियमार्थाः यानी नियमन। अब ये क्या है? तो कहता है अन्योन्यभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्त्यश्च गुणाः। अब इनके बारे में बता रहा है कि अन्योन्य, ठीक है, अभिभव, अन्योन्य अलग अलग करिए, तोड़िए, पता चल जाएगा मतलब। अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्ति। ठीक है, अब ये चीज है। अब ये श्लोक कहता क्या है? तो श्लोक के माध्यम से बताता है कि जो तीन प्रकार के गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उन गुणों की सबसे पहले क्या बताते हैं यहाँ पे? लक्षण।
ये गुण कैसे होते हैं, इनका लक्षण क्या है। तो लक्षण बताता है कि सत्व का लक्षण है सुख, यानी जिसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होगी। सत्व गुण की प्रधानता मतलब अगर सत्व गुण जिसके अंदर ज्यादा होगा उसको सुख की प्राप्ति होगी। यहां पर देखने वाली बात यह है कि हर एक मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। और जब समय समय पर आपने देखा होगा कि आप कभी बहुत खुश हैं, आप कभी दुखी हैं, आप कभी उदास हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके शरीर के अंदर के तीनों गुणों में से जो गुण ऊपर आता है, जो गुण अधिक होता है, वो आपको अनुभूति होती है। अगर सत्व अधिक हो जाएगा तो आपको सुख की अनुभूति होगी, अगर रजस अधिक हो जाएगा तो आपको दुख की अनुभूति होगी, और अगर तमस अधिक हो जाएगा तो आपको मोह की अनुभूति होगी। यानी कि ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई कम होता है तो कोई अधिक होता है, लेकिन तीनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब क्या कहता है, ये इसके लक्षण हैं, सुख सत्व का, रजस का दुख, तमस का मोह, यानी प्रीति, अप्रीति और विषम। ये आपके कारिका, अगर किसी को कारिका की व्याख्या करनी हो या किसी को अपने कारिका का अर्थ लिखना हो तो उसमें भी सहायक होगा। तो प्रीति, अप्रीति, विषम, ये क्या हो गए, इसके गुण हो गए, सॉरी लक्षण हो गया, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं लक्षण। ये हो गया लक्षण किसका, सत्व, रजस और तमस, ये गुण के लक्षण हो गए। अब इसके बाद आता है अगला, इनके कार्य क्या है। किनके कार्य, सत्व, रजस और तमस, इनके कार्य क्या है, क्या काम करते हैं ये। तो उसमें आया आगे लिखता है प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ। प्रकाश मतलब प्रकाशन, प्रकाशन मतलब प्रकाशित करना, किसी को दिखाना, बताना, प्रकाश, रोशनी। तो सत्व का कार्य है प्रकाशन, प्रकाशित करना। रजस का काम है प्रवर्तन, यानी प्रवृत्त करना, किसी भी चीज में उसको ढकेलना, उसको बोलना कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, तो उस चीज में प्रवृत्त करना रजस का काम है, ठीक है। तमस का काम क्या है, नियमन, नियमित रूप से चलना, ठीक है, वो उसको नियमन करता है, नियमित करता है। तो ये इसके क्या है, ये इसके कार्य हैं। सत्व का कार्य प्रकाशन, रजस का कार्य प्रवर्तन और तमस का कार्य हो गया नियमन। जब हम इनके कार्यों के ऊपर आ जाते हैं तो इसके बाद अब देखिए क्या कह रहा है, नीचे कहता है अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन। अब देखिए अन्योन्य, अभिभव, आश्रय, जनन और मिथुन, चार चीजें हैं। अन्योन्य, इसी तरह ये चार चीजें हैं। अब इनका काम क्या है, मतलब इनका और काम क्या है, या इनकी और विशेषताएं बताएं। किनकी, सत्व, रज और तमस, इन तीनों गुणों की और विशेषताएं बताइए। ये मतलब किसी स्पेसिफिक गुण का नहीं है, ये सबका है, ये जितने भी हैं ये सारे गुण इसके भी हैं, इसके भी हैं और इसके भी हैं। तो क्या और विशेषता बताई, तो पहली विशेषता ये बताई कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, ठीक है। अभिभव, एक दूसरे को दबाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक गुण ऊपर होगा बाकी गुण नीचे होंगे, तब आपको उस समय उस चीज की प्रतीति होगी। यानी अगर सत्व ऊपर है और रज और तम नीचे हैं तो आपको सुख का अनुभव होगा, रज ऊपर है और सत्व और तम नीचे हैं तो आपको दुख का अनुभव होगा, ठीक। तो ये क्या करते हैं, तीनों गुण अपना अपना अनुभव कराने के लिए ये दूसरे को दबाते हैं, ठीक। यानी कि अगर दुख को अपना अनुभव कराना होगा तो ये तमस और रजस सत्व को क्या करेगा, दबाएगा, ठीक है। तो वही कहा, एक दूसरे को दबाना इनकी एक विशेषता है, ये एक दूसरे को दबा करके अपनी उपस्थिति जाहिर करते हैं। दूसरा है तिरस्कृत करना, कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये तीनों गुण जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि
आ भाई मेरे साथ मिल ले, हम दोनों साथ में रहते हैं, साथ में ऊपर उठते हैं, साथ में दोनों चलते हैं, नहीं, एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। ठीक, मतलब मैं ही हूं, अपने आप को ही उठाऊंगा, अकेले रहूंगा, ऐसा करना इनका काम है। तो ये एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? सहयोग लेना। ठीक है, तीसरी विशेषता जो सहयोग लेना है, अब इसमें क्या कहता है, तो इसमें यह है जब सत्व को ऊपर आना होता है तो वो इन दोनों का सहयोग लेता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये दोनों ऊपर है तो उसका सहयोग मतलब अपनी पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए उन दोनों की मदद लेकर के और उनको हटा देना, तो वो सहयोग लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए। अगला है स्वतंत्र रूप से कार्य में असमर्थ। ठीक है, यही वाली बात है, इसमें कहा स्वतंत्र रूप से कार्य में असमर्थ, यानी कि ये जो है सत्व, रजस और तमस, ये कभी भी स्वतंत्र काम नहीं कर सकते। यानी कि अगर सत्व चाहे कि मैं अकेला खुद ही काम कर लूं, कभी नहीं होगा। इसको अपनी पूर्ति के लिए इसका और इसका सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा स्वतंत्र रूप से कार्य करने में ये सत्व, रजस और तमस एक दूसरे का सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, ये जो बताया मैंने, यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ये वाला। ठीक है, अब 13वीं कारिका जो 12वीं कारिका है वो यहां पे पूरी हो जाती है। ठीक है, 12वीं कारिका के बाद जो 13वीं कारिका है वो ये है, और 13वीं कारिका में जो कहता है उसके हिसाब से क्या, वो फिर वही बात करता है सत्व के बारे में, रजस के बारे में और तमस के बारे में। तो क्या कहता है कि सत्व जो है वो कारिका में क्या बोला, लघु, यानी सत्व जो है वो लघु होता है, हल्का होता है और प्रकाशित करने वाला होता है। ये जो सत्व है उसकी खासियत है कि ये हल्का होता है और प्रकाशित करता है। ठीक है, जब बात आती है रजस की, तो इसकी क्या खासियत है, ये प्रेरक और क्रियाशील है। ठीक है, यानी दूसरों को प्रेरित करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। क्रियाशील है मतलब कार्य करने में प्रवृत्त करता है, हमेशा काम में लगा रहता है। तो सत्व हल्का होता है और प्रकाशित करता है। रजस प्रेरक होता है, प्रेरक मतलब उसको जब प्रेरणा देता है तभी वो काम करेगा, वरना जब उसके अंदर प्रेरणा नहीं आएगी, जब उसके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं आएगी कि हाँ मुझे काम करना है, वो काम नहीं करेगा। तो वो करता है प्रेरक, इसीलिए हर मनुष्य के अंदर रजस भी होना चाहिए। अब जब आ जाते हैं तीसरा तमस की बात, तो तमस में क्या होता है, तमस में होता है भारी और नियामक। ये नियमित होता है, नियम प्रदान करता है और भारी होता है। ठीक है, इसको हम अगर समझना चाहें तो इसको हम एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए ये एक दीपक है। ठीक है, मैं यहां से इसकी एक ऐसे ऐसे करके लौ निकाल देता हूं। ठीक, और ये जो है इसके ऊपर है। तो मान लीजिए कि एक दीपक है, इस दीपक में जो प्रकाशित हो रहा है, जो अंधेरे को हटा रहा है, वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला। तो ये वाला जो पोर्शन है वो गुणों में क्या हुआ, सत्व। ये हो गया आपका सत्व, क्योंकि ये हल्का है और इसका क्या है विशेषता कि ये प्रकाशित कर रहा है। ठीक, जो दीपक में जो प्रेरक और क्रियाशील है वो क्या है, ये जो नीचे वाला भाग है, यानी इसका जड़ और जहां से ये घी खींच रहा है, वो वाला पोर्शन आप इसको कह सकते हैं रजस। ठीक, इसके बाद भारी और नियामक, ये जो दीपक की कटोरी होती है, जो
अंधेरा वाला पोर्शन होता है, जो लास्ट वाला भाग होता है, जो स्थिर रखने का काम करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है तमस। ठीक है, तो ये है सत्व रजस तमस, उनके गुण, लक्षण, कार्य, ये सब बताया गया, यहां पर मैंने समझाया। और ये सारी चीजें सांख्य कारिका की कारिका नंबर 12 और कारिका नंबर 13 में दिया गया है। यानी कि अगर आप कोई ग्रेजुएशन का बीए एमए का अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं और उसमें अगर कारिकाओं की व्याख्या करने के लिए आती है, तो आपको ये छोटा सा हिंट है, इस पर आप थोड़ा सा और पढ़ करके किताब में देख करके इसको अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके आगे क्या चीज है और इसके आगे किसके बारे में बात किया गया है। तो हम बात कर रहे थे मूल प्रकृति की। इससे पहले हमने सत्व, रजस और तमस के गुणों के बारे में देख लिया था। अब जो है हम, एक होता है प्रकृति, एक होता है पुरुष। प्रकृति को फिर भी हम बता सकते हैं, लेकिन उस प्रकृति से पहले जो है मूल प्रकृति, उसकी सत्ता को सिद्ध करने की बात आती है कि उसकी सत्ता को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हाँ मूल प्रकृति की सत्ता है। तो यहां पर कुछ चीजें हैं, मैंने यहां पर लिखी, जैसे कि गुण तो आपको पता ही है, सत्व, रजस और तमस। तो जब सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण की जब साम्यावस्था होती है, साम्यावस्था मतलब जब ये तीनों गुण समान होते हैं, एक समान, एक लाइन में या पैरेलल जब आ जाते हैं, तो जब इनकी समान अवस्था होती है, तब मूल प्रकृति का उदय होता है। यानी कि जब इसकी समान अवस्था होती है, तब मूल प्रकृति कहलाती है। और इसी मूल प्रकृति को हम प्रधान और अव्यक्त के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको हम प्रधान और अव्यक्त कहते हैं, क्योंकि मूल प्रकृति है, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, तो इसलिए इसने कहा कि इसको हम अव्यक्त करते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, तो यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है, डायग्राम बनाया है, उसको भी देखेंगे। उससे पहले ये कारिका देख लेते हैं। अविवेक्यादेश सिद्धिस्त्रैगुण्यात् विपर्ययाभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम। ठीक है, यानी कि साफ सीधी बात यहां पर क्या कर दी कि कारण और कार्य, ठीक है, कारण और कार्य से कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम, यानी कारण और कार्य से अव्यक्त, किसको कहा था, मूल प्रकृति को, तो इस अव्यक्त को सिद्ध करते हैं। अब आइए इस कारिका के हिसाब से देखते हैं। तो कहता है अविवेकी आदि सिद्धिस त्रैगुण्य तत् विपर्यय अभावात्। ठीक है, अविवेकी आदि सिद्धि त्रैगुण्य तत् विपर्यय अभावात्। ठीक है, अब देखिए यहां का अविवेकी आदि, अविवेकी आदि मतलब अविवेकी और भी चीजें, आदि मतलब उसके आगे और भी चीजें हैं। तो हम इसी श्लोक को मैं यहां पे बता रहा हूं कि अव्यक्त प्रकृति की सत्ता का जो कारण है वो क्या है। इस अव्यक्त प्रकृति की सत्ता का कारण है सत्व, रजस और तमस। ठीक है, ये सत्व और रजस, भाई यहां पे बात हुई ना कि सत्व, रजस, तमस जो है उसकी साम्यावस्था होगी तो अव्यक्त मूल प्रकृति होगी, बात कही ना। तो वही चीज यहां पे है कि इसका जो कारण है, जब इसकी सत्ता, यानी कि ये बताना है कि वो चीज है, तो उसकी सत्ता का कारण क्या है, सत्व, रजस और तमस। अब ये जो सत्व, रजस और तमस है, इसमें क्या होता है, तो इसमें अविवेकित्व, श्लोक के अनुसार अविवेकित्व आदि, तो अविवेकित्व आदि में क्या है, अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, प्रसव धर्मित्व। ठीक है, तो ये क्या है, ये धर्म है। ठीक है, तो अविवेकित्व यानी अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी। ठीक है, प्रकृति को प्रसव धर्मी भी कहते हैं।
तो ये अविवेकी, विषय, सामान्यत्व, अचेतनत्व, प्रसव धर्मी, इन धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है किसकी वजह से? इस सत्व, रजस और तमस की वजह से। ठीक है, एक चीज समझ आए, सत्व, रजस और तमस, क्योंकि सत्व, रजस और तमस ये हमें दिखाई देते नहीं है, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं। किसी का जो है सुख है, किसी को दुख है, किसी को मोह है, तो उस सत्व, रजस, तमस की वजह से हम इनको, इन अप्रत्यक्ष, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनके धर्मों की सत्ता को सिद्ध कर देती है। अब ये तो था प्रकृति वाला जो कारण से है। ठीक है, अब गुणात्मकत्वाद कार्यस्य अव्यक्तम सिद्धम। ठीक है, ये क्या है? अव्यक्त सिद्ध हो गया। अब देखिए यहां पे एक चीज कहा, त्रैगुण्य तत् विपर्य अभावात, यानी त्रैगुण्य अभावात, तीनों गुणों के अभाव से, किसके? पुरुष में। अगर पुरुष में तीनों गुणों का अभाव होगा, तो पुरुष में तीनों गुणों के अभाव से, तीन गुण कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। तो इन तीनों गुणों के अभाव से विवेकित्व, अब यहां पे क्या था? त्रैगुण्य तत् विपर्य। विपर्य माने क्या होता है? उल्टा। किसका उल्टा? ये जो है, जो प्रकृति का था, इसका उल्टा। ठीक है, ये प्रकृति का उल्टा। तो त्रैगुण्य तत् विपर्य अभावात, इन तीनों गुणों के, पुरुष में तीनों गुणों के अभाव से इनका, इन धर्मों का उल्टा हमें प्राप्त होता है। तो क्या है? अविवेकित्व का विवेकित्व, विषयत्व का अविषयत्व, अचेतन का चेतनत्व, सामान्यत्व का असामान्यत्व, प्रसव धर्मित्व का अप्रसव धर्मित्व। ये तब होता है जब पुरुष में तीनों गुणों का अभाव हो जाता है। तो जब पुरुष में तीनों गुणों का अभाव हो, तो ये चीजें, इनकी सत्ता सिद्ध होती है। ठीक है, तो पुरुष में इन गुणों का अभाव होने के कारण इसकी सत्ता सिद्ध हुई, और प्रकृति में इन गुणों के कारण इस धर्म की सत्ता सिद्ध हुई। ठीक है, तो दोनों में कारण और कार्य, कारण और कार्य दोनों में होने की वजह से, कारण और कार्य की वजह से इस प्रकृति की सत्ता, यानी कि मूल प्रकृति की जो सत्ता है, मूल प्रकृति की सत्ता, मूल प्रकृति की जो सत्ता है वो क्या होती है? वो सिद्ध होती है कि हाँ, मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति का वजूद है। ठीक है, वो अगर मूल प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करना है तो हमें पुरुष के गुणों का अभाव जो है, जिनकी वजह से हो रहा है, जिन धर्मों को सिद्ध कर रहे हैं, वो भी देखना है, और जो प्रकृति की सत्ता का जो कारण है, जिन धर्मों की वजह से इसकी सत्ता सिद्ध हो रही है, उसे भी देखना है। तो उन दोनों कारण और कार्य के वजह से मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। ये था, ये आपका कारिका संख्या 14 है, 14वीं कारिका है। ठीक है, तो हम लोगों ने 12वीं कारिका, 13वीं कारिका और 14वीं कारिका देख ली। इसमें सत्व, रजस, तमस गुणों के बारे में बात की, उसकी विशेषताओं के बारे में बात की। उसके बाद हमने मूल प्रकृति को हम कैसे सिद्ध करेंगे, मूल प्रकृति की सत्ता कैसे सिद्ध होती है, उनके बारे में बात की। इसको आप एक बार देख लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके बाद अब आगे इसके हम कुछ नया सांख्य कारिका पर ही लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको पढ़ने के बाद आप लोग थोड़ा और समझने के लिए किताबों को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ आपको पूछना हो, कोई आपके सवाल हो, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।